हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर की। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है जब हम ये मानते हैं कि हमारी यूटिलिटी काउंटेबल है, यानी कार्डिनल अप्रोच के कंडीशन में हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालना सीखा है। आज हम बात कर रहे हैं उसी वीडियो के सेकंड पार्ट की, ऑर्डिनल अप्रोच के अंतर्गत हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखें। यहाँ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लिंक पर जाएं, क्लिक करें, पहले उस वीडियो को देखें। उस पार्ट को देखने के बाद जब आप ये इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ज़्यादा आसानी से कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि यूटिलिटी क्या है, कौन कौन से कंसेप्ट हमको पढ़ना है, किस कंडीशन के अंतर्गत पढ़ना है, तो सारी कंडीशंस वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं MCQ क्वेश्चंस मिले आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके क्लिक करेंगे, नीचे लिंक दिए, लिंक से आप नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, और आज हमको पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत कैसे आता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक कंटिन्यूसली चल रहा है हमारा लास्ट वीडियो से। कंज्यूमर्स बिहेवियर, आज हम बात करेंगे दो कंसेप्ट की, और दोनों कंसेप्ट को मिला करके हम निकालेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। और दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं? एक है बजट लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट लाइन की, है ना। बजट लाइन क्या होती, पहले अगर हम इसको समझें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, है ना। इस बजट लाइन को ही हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में प्राइस लाइन बोल दिया जाता है, कई बार बजट लाइन बोल दिया जाता है, ठीक है। बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होती है, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास किसी कंज्यूमर की इनकम जो है, कंज्यूमर की इनकम 100 रुपये है, यानी आपके पास 100 रुपये आपकी इनकम है। अब ये ना बढ़ सकती ना कम हो सकती, आपको ये मानना है कि आपके पास इनकम कितनी है, 100 रुपये। और कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को दो प्रोडक्ट पे खर्च करता है। एक, या तो वो आइसक्रीम खरीद ले, तो आइसक्रीम मान लो 10 रुपये की एक आइसक्रीम आती है, या वो बर्गर खरीद ले तो बर्गर 20 रुपये का आता है, ठीक है। तो अब वो अपने 100 रुपये को कैसे कैसे खर्च कर सकता है वो हम समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो दो प्रोडक्ट हो गए, क्या क्या हो गए सर? एक तो हो गई आइसक्रीम और दूसरा हो गया, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या हो गया? आइसक्रीम, और दूसरा क्या हो गया? बर्गर, ठीक है। अब पहला कॉम्बिनेशन, वो 100 रुपये पूरे की आइसक्रीम खरीद ले तो कितनी आइसक्रीम खरीद पाएगा? 10 आइसक्रीम में, एक आइसक्रीम 10 रुपये की, 10 आइसक्रीम पे 100 रुपये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो बर्गर खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि वो सर एक बर्गर खरीद ले, एक बर्गर में कितने रुपये खर्च हो गए? 20। 100 रुपये में उसकी इनकम है, 20 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने? 80। 80 रुपये में कितनी आइसक्रीम आएगी? 8। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? सर दो बर्गर खरीद ले, ठीक है। दो बर्गर में कितने रुपए चले गए? 40। बचे कितने? 60। 60 में कितनी आइसक्रीम आ जाएगी? 6। चौथा कॉम्बिनेशन, 3 बर्गर खरीद ले, 3 बर्गर खरीद ले तो 60 रुपये चले गए, बचे 40। 40 में कितनी आइसक्रीम आएगी? 4। अगला कॉम्बिनेशन, 4 बर्गर खरीद ले, 80 रुपये, बचे 20। 20 में 2 क्या आ जाएगी? आइसक्रीम। और पांचवा कॉम्बिनेशन, 5 क्या खरीद ले? बर्गर, तो आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो ये आपके क्या हो गए? अलग अलग कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन में हैं? ABCDEF। अब इसी कॉम्बिनेशन को हम ग्राफ पे अगर डिजाइन कर दें, ठीक, एक साइड y एक्सिस पे मैं ले लेता हूं आइसक्रीम, आइसक्रीम, और x एक्सिस पे मैं लिख लेता हूं बर्गर, ठीक है। आइसक्रीम कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बर्गर कितने?
ये 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, अगर 0 बर्गर खरीदता है तो आइसक्रीम कितनी? 10, यानी ये एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया आपका ये 0 और 10 वाला। दूसरा, 1 बर्गर और 8 आइसक्रीम, यानी 1 के सामने 8, 2 के सामने 6, 3 के सामने 4, 4 के सामने 2 और 5 के सामने 0। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर सारे पॉइंट को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, तो एक लाइन बन जाएगी। ये पॉइंट कौन कौन से हो गए? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। यानी जब वो 8 आइसक्रीम खरीदेगा तो वो कितने बर्गर खरीद सकता है? 1। जब वो 6 आइसक्रीम खरीदेगा तो कितने बर्गर खरीद सकता है? 2। यानी इस बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इस बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट वो खरीदने की कैपेसिटी रखता है। चाहे वो ई कॉम्बिनेशन पे चला जाए, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन पे आ जाए, चाहे बी कॉम्बिनेशन। ई पे जाएगा तो क्या होगा? ई पे जाएगा तो 2 आइसक्रीम और 4 बर्गर, ये भी वो खरीद सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है, ये बताती है हमको बजट लाइन। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम समझें तो अ बजट लाइन शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच अ कंज्यूमर कैन बाय। एक कंज्यूमर 2 प्रोडक्ट के कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, वो एक बजट लाइन बताती है। ठीक, क्या वो इस बजट लाइन के बाहर जा सकता है? मान लो मैं सोचूं कि कोई पर्सन 6 क्या खरीद ले? आइसक्रीम, और 4 खरीद ले बर्गर, तो 6 आइसक्रीम कितने की आएगी? अगर वो खरीदे 6 आइसक्रीम कितने की? 60 रुपए की। 4 बर्गर, एक बर्गर कितने का है? 20 का। 4 बर्गर के लिए कितने चाहिए? 80। 8 से 14 टोटल रुपए कितने चाहिए? 140। उसकी इनकम कितनी है? 100। मतलब इस बजट लाइन के बाहर का कोई भी कॉम्बिनेशन क्या हो गया? आउट ऑफ बजट, वो खरीद नहीं सकता। तो बजट लाइन के बाहर जाकर के वो कंज्यूम नहीं कर सकता। और बजट लाइन के अंदर का कोई कॉम्बिनेशन, मान लो कोई कंज्यूमर चाहता है कि मैं 4 आइसक्रीम खरीदूं और 2 बर्गर खरीदूं, तो 4 आइसक्रीम के कितने रुपए? 40। 2 बर्गर के कितने? 40। टोटल खर्चा कितना होगा? 80। मतलब बजट लाइन के अगर वो अंदर है, इट मीन्स वो अपनी पूरी इनकम 100 रुपये खर्च नहीं कर रहा है। तो बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशन को वो अपनी गिवन इनकम से खरीद सकता है। तो एक बजट लाइन शो करती है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच अ कंज्यूमर कैन परचेस, जो वो खरीद सकता है, ना उसके बाहर वो जा सकता है, और अगर उसके अंदर रहता है मतलब वो पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहा है। तो एक बजट लाइन कर्व कैसी होगी? अब बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगी? क्योंकि एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा? कम। इसलिए बजट लाइन हमेशा कैसी होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। देखो, बजट लाइन भी कॉम्बिनेशन बता रही है किसका? 2 कमोडिटीज का। अब बात करें इंडिफरेंस कर्व की। ठीक, इंडिफरेंस कर्व, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। और इंडिफरेंस कर्व समझने के पहले, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस तरीके से मैं आपको कुछ नंबर्स लिखवाता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कुछ भी लिख लो। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, टोटल कितने हो गए? 21। मान लो कुछ भी, ठीक है, आगे भी ले सकते हो आप, 6 7 8 10 12 15। ये मैंने एक सिर्फ रफ कैलकुलेशन लिया है। अब इसका यूज क्या करना है ये समझते हैं। ठीक है, यहां भी 2 प्रोडक्ट है, यहां भी 2 प्रोडक्ट होंगे।
दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस में, अब ये मीनिंग समझेंगे, ऐसा नहीं, मीनिंग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मान लो आपके पास एप्पल्स हैं, कितने, 21, और आपके पास ऑरेंजेस क्या है, 0, आपके पास ऑरेंज नहीं है, ठीक है। और एक टर्म यूज करते हैं अपन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे कंसेप्ट में, क्या होता है ये समझे। आपके पास 21 एप्पल हैं, आपके किसी फ्रेंड के पास ऑरेंजेस हैं, ठीक। अब आप क्या बोल रहे हो कि यार भाई मुझे एक ऑरेंज दे दे, वो बोलता लाओ 21 एप्पल दे दो क्या, सॉरी 21 दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, नहीं। हम क्या करते हैं, हम बोलते काम कर तू 6 एप्पल ले ले हमसे, कितने ले ले, 6 एप्पल। मतलब आपको लग रहा है कि उसके एक ऑरेंज से आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके बदले आप 6 एप्पल का सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल सकता था वो देने के लिए तैयार हो गए, ठीक। मान लो एक एप्पल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है 10 का, एक एप्पल से 10 का, आपने कितने एप्पल दिए, 6। पहली चीज, इनडिफरेंस कर जब हम पढ़ेंगे तो यूटिलिटी काउंट नहीं कर सकते, पर मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मान लो आपको एक एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिलता है 10 का, आप 6 एप्पल देने के लिए तैयार हो गए, मतलब आपने 60 का सेटिस्फेक्शन क्या कर दिया, सेक्रीफाइस, और उससे क्या ले लिया, एक एप्पल, वो एक ऑरेंज, और उस ऑरेंज से सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा होगा सर, 6 एप्पल के बराबर मिल रहा होगा, जब तो हमने एक्सचेंज किया। इट मीन्स अब आपके पास 6 एप्पल चले गए, कितने बचेंगे, 21 में से 6 गए, 15 एप्पल बचे, और एक क्या आ गया, ऑरेंज। मतलब 21 एप्पल खाने पे जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको 15 एप्पल और एक ऑरेंज कंज्यूम करने पे भी मिलेगा। तो आपने क्या करा, 6 एप्पल का सेक्रीफाइस करा, किसके लिए, एक ऑरेंज के लिए, ठीक है। यानी 6 एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक ऑरेंज के बराबर है, ठीक। तो यहां पर मैं 21 एप्पल कंज्यूम करूंगा तो भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना 15 एप्पल और एक ऑरेंज मिला करके। मतलब आपको एक ऑरेंज का सेटिस्फेक्शन 60 का है, बराबर है, क्योंकि आपने 6 एप्पल जो 10-10 का सेटिस्फेक्शन देते हैं वो दे दिए। अब मान लो आपने चाहा कि एक ऑरेंज और मिल जाए, आपने आपके दोस्त बोला एक ऑरेंज और दे दिया, उसने कहा लाओ फिर 6 एप्पल। क्या अब आप 6 एप्पल दोगे, नहीं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी भी पढ़ा है कि पहला प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद दूसरे से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता है। तो पहला तो आप कंज्यूम कर चुके हो, पहले तो आपने एक ऑरेंज ले लिया, अब जब दूसरा लोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम। तो आप उसके लिए क्या दोगे, कम प्राइस पे करोगे। यही होता है मार्केट में, जब हम जाते हैं कोई शर्ट खरीदने का, आपको एक शर्ट पसंद आ गया, सर ये शर्ट कितने का, बोले 1000 रुपये का, ठीक है एक ले लिया, बोले एक और ले ले, तो डिस्काउंट दोगे क्या, क्यों, क्योंकि दूसरे से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, कम, तभी तो आप प्राइस क्या करवाते हो उसकी, कम करते। तो अब आपने क्या करा, अब आपने बोला कि एक ऑरेंज और दे दे, चलो एक और ऑरेंज ले लिया, तब आपके पास ऑरेंज 2 हो जाएंगे। लेकिन अब आप 6 देने के लिए तैयार नहीं हो, कितने दोगे, 5, तो आपके पास कितने बचेंगे, यानी 10 एप्पल और 2 ऑरेंज खा के भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना 15 एप्पल और एक ऑरेंज खा करके मिल रहा था। यानी अब आपने सेक्रीफाइस कितना करा, अब आपने 5 एप्पल सेक्रीफाइस करे, किसके लिए, एक ऑरेंज के लिए। अब आपने बोला एक ऑरेंज और ले लो, चलो एक और लो, आप कितने दोगे, 4, तो आपके पास कितने बचेंगे, 6। यानी अब आपने 4 एप्पल का सेक्रीफाइस करा, कितने के लिए, एक ऑरेंज के लिए। फिर आपने एक ऑरेंज और ले लिया, अब आप कितना सेक्रीफाइस करोगे, 3, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 एप्पल और एक ऑरेंज। फिर आपने एक और मांगा, अब आपने कितना सेक्रीफाइस करा, 2, तो आपके पास कितना बचेगा, 1। और जब एक और लेने जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पर आपने 3 एप्पल का सेक्रीफाइस करा एक ऑरेंज के लिए, यहाँ पे 2 एप्पल का सेक्रीफाइस करा एक ऑरेंज के लिए, और एक सिचुएशन आ गई जब आपके पास एप्पल बचे ही नहीं, सिर्फ एक ऑरेंज के लिए। तो हर बार एक ऑरेंज के लिए आप क्या कर रहे हो, जो सेटिस्फेक्शन कर रहे हो वो क्या करते जा रहे हो,
जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो क्या करते जा रहे हो, कम। तो आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एमआरएस लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब हम इसके मीनिंग पे आते हैं। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व होगी, ये इंडिफरेंस चार्ट है ना, इस चार्ट में हमने सीखा कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगी, या अभी सीखेंगे हम इंडिफरेंस चार्ट कैसे बना वो समझे। कि इंडिफरेंस एनालिसिस जब हम करते हैं या इंडिफरेंस कर्व, दो प्रोडक्ट के ऐसे कॉम्बिनेशंस बताती है जिससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम। वो 21 एप्पल खा करके भी 210 का सेटिस्फेक्शन ले रहा था। मान लो एक एप्पल से 10 का सेटिस्फेक्शन, तो 210 का सेटिस्फेक्शन था। अब उसने 6 एप्पल दे दिए तो 60 का सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन एक ऑरेंज ले लिया, उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, 60। यानी 150 का ये और 60 का ये, टोटल सेटिस्फेक्शन 210 का ही रहेगा। ठीक है, यानी उसका सेटिस्फेक्शन हर जगह क्या रहेगा, सेम। चाहे वो 3 एप्पल 4 ऑरेंज कंज्यूम करे, चाहे 15 एप्पल और एक ऑरेंज कंज्यूम करे, यानी हर जगह सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम। लेकिन इंडिफरेंस कर्व बताती है दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन जहां पर सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, इक्वल। और वहीं बजट लाइन क्या बता रही थी, दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर परचेस कर सकता है। ये कंज्यूमर का बजट बता रहा है कि कंज्यूमर खरीद सकता है या नहीं, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है वो बात ही नहीं करी कि वो 4 बर्गर 2 आइसक्रीम खरीदे या एक आइसक्रीम 2 बर्गर खरीदे, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ये नहीं बता रहे वो इस कॉम्बिनेशन को खरीदे, इसको खरीदे, इसको खरीदे, नहीं। बट इंडिफरेंस कर्व में अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां पर दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या इस कंडीशन में दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, नहीं है, तो इसको हटा दो। क्या इसमें दोनों प्रोडक्ट हैं, नहीं है, तो इसको भी हटा दो। ये 0 है, ये 6 है, ये 0 है, ये 6 है, तो दोनों प्रोडक्ट का होना जरूरी है। यहाँ पे इन दोनों को हम कंडीशन को नहीं लेंगे, हम केवल 5 कंडीशन ले रहे, 15 1 10 2 6 3 3 4 1 5, ये 5 कंडीशन हमको लेना है। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाएं डिफरेंस कर्व देखते हैं। हम दो प्रोडक्ट ले लेते, कौन कौन से, एक तरफ लिख लेते हैं एप्पल और एक तरफ लिख देते हैं ऑरेंजेस। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये 1 है तो ये 15 है, चलो यहाँ 15 है नहीं अपने पास जगह, 2 है तो कितना है 10, 2 के सामने 10, 3 के सामने 4, 4 के सामने, ठीक है 1 मिनट, 3 के सामने 6, 3 के सामने 6, 4 के सामने 3 और 5 के सामने 1। ठीक है, तो एक ऐसी कर्व आपकी डिजाइन होगी। ठीक है, इधर टच नहीं करेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर मान लो ये 15 है तो 15 और 1 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, है ना, ये सब ऐसा कुछ 15 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर 10 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 3 और 4 और फिर 1 और 5। ठीक है, तो एक कर्व बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या बता रही है, ये जितने भी कॉम्बिनेशन बताएगी 1 2 3 4 5, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उन हर जगह पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चाहे वो 5 ऑरेंज और 1 एप्पल कंज्यूम करे, चाहे वो 3 एप्पल और 6 ऑरेंज
3 ऑरेंज और 6 एप्पल कंज्यूम करे, उसका सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एन इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हर लेवल पे उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का होगा, 2 गुड्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पहला पॉइंट हो गया। 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन जो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। दूसरा, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, ये ऊपर से नीचे की तरफ करवा रही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगी, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को अगर बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम। तो इंक्रीज करना है आपको अगर एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन, तो डिक्रीज करना पड़ेगा दूसरे प्रोडक्ट का कंजम्पशन, इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन की साइड क्या है, ऐसी घुमी हुई रहेगी। जब इस कर्व को बनाओगे ना तो कर्व ऐसी बनेगी, ना कि ये कर्व ऐसी बनेगी और ना ही ये कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये शेप होता है कॉनकेव, क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव। ये होती है स्ट्रेट लाइन और ये होती है कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स क्यों है, इसका रीज़न समझो। इसका एकमात्र रीज़न है कि आपका एमआरएस क्या होता जा रहा है, कम। यानी पहले जहां आपने 6 का सेक्रीफाइस किया, वहीं अगली बार 4 का सेक्रीफाइस किया, वहीं अगली बार 3 का किया, उसके बाद 2 का किया, उसके बाद 1 का किया। मतलब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता जा रहा है, कम, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो लगातार क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। पहले आपने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, फिर क्या करने लग गए आप, कम करने लग गए। ठीक है, पहले आपने 6 का सेक्रीफाइस किया, फिर 5 का किया, फिर 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया। इसके कारण इसका शेप कॉन्वेक्स। अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम होता, हर बार आप दो एप्पल देते एक ऑरेंज के लिए, फिर 2 देते, फिर 2 देते, फिर 2 देते, तो एक कर्व कैसी बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और ऐसा तब होगा जब 2 प्रोडक्ट सेम सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के। जैसे मान लो थम्सअप और पेप्सी, आपके पास 15 बोतल थम्सअप की है, आपको एक पेप्सी दी है, तो आप एक थम्सअप देके एक पेप्सी ले लोगे और हर बार यही करोगे आप उसको, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। आप चाहे ये कंज्यूम करो चाहे वो कंज्यूम करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहला, 2 प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन बताती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि एक का कंजम्पशन बढ़ता है दूसरा कम होता है। तीसरा, कॉन्वेक्स होती, कॉन्वेक्स क्यों होती, क्योंकि आपका एमआरएस क्या होता जाता है, कम। चौथा, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो अगर हम बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व बना दें, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दें, तो हमेशा ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा। कैसे होगा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी एक इंडिफरेंस कर्व है, इसको मैंने नाम दिया IC1, और ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसको नाम दिया IC2, और ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसका नाम दिया IC3। तो बताओ यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी और इतनी कंज्यूम कर रहे हो, जबकि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भले ना बढ़ी हो लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व, इसी के बजाय और आगे चले जाओ तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपको क्या मिलेगा, और ज़्यादा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भले ना बढ़ी हो लेकिन इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। तो हायर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। 5वां पॉइंट, 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखो अभी हमने पढ़ा हायर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, हायर। ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसी 2 कर्व बना दूं, ये एक इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, तो देखो यहां पर इसका सेटिस्फेक्शन कम है, मान लो इससे सेटिस्फेक्शन मुझे 100 का मिल रहा है, तो इसका सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा, 120 रहेगा।
ठीक। तो इसका हमेशा, इस कर्व का ये हायर तो हमेशा क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, और इसका हमेशा क्या होना चाहिए, कम। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, बराबर, और उसके नीचे गए तो इसका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, कम, और इसका क्या हो गया, ज़्यादा, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व के हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन, अगर यहाँ 120 मिल रहा है तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 120, लेकिन जब यहाँ 120 मिल रहा है तो यहाँ तो ज़्यादा मिलने लग जाएगा। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ये बताएगी हमेशा कॉम्बिनेशन टू गुड्स के, जिस पे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, सेम। कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका शेप हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, आप जो डिक्रीज कर रहे हो, आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो हमेशा क्या करते जाओगे, कम। जब आपने एक शर्ट खरीदा तो 1000 दिए, दूसरा खरीदने जाते हो तो आप दूसरे के लिए 900 ही देते हो, तो अब एक और पसंद आया था तो अब आप 900 भी नहीं देते हो, आप उससे और बार्गेनिंग करते हो। क्यों? क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन क्या मिलता जा रहा है, कम मिलने लग गया। हायर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन हमेशा लोअर इंडिफरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा, और दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को आपस में कट नहीं करेगी। अब रही बात इसमें कि सर इंडिफरेंस कर्व भी समझ में आ गया, बजट लाइन भी समझ में आ गई, लेकिन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ, कंज्यूमर किस हिसाब से चलेगा? तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ी हमने बजट लाइन, ठीक है। एक हमने क्या पढ़ी, बजट लाइन बताती है दो ऐसे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीद सकता है। ये क्या हो गई आपकी, इसको हम बोलते हैं बजट लाइन। और इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व बताती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिस पे उसका सेटिस्फेक्शन क्या रहता है, सेम, ठीक है। ये IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, ठीक है। और ये क्या है उसकी बजट लाइन, इसको हम क्या बोल देते हैं, बजट लाइन, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया मैंने A, ये भी उसके बजट में, B, C, D, इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया F, और इसको नाम दे दिया G। ये कई सारे कॉम्बिनेशन बन गए, है ना। अब ये बजट में देखो, ये उसके बजट में है, बोले हाँ सर ये बजट में, क्योंकि बजट लाइन पे, ये भी उसके बजट में, ये भी उसके बजट में, ये भी उसके बजट में, ये सारी बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन आ रही है उसके बजट में, ये हमने बजट लाइन में सीख लिया। अब क्या वो इस प्रोडक्ट को खरीदे, इस कॉम्बिनेशन को खरीदे? इस कॉम्बिनेशन को खरीदेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, जो इसका रुपये, मान लो इसका रुपये सेटिस्फेक्शन 80 का है तो उसको 80 का मिलेगा। इसका रुपये सेटिस्फेक्शन 100 का है तो बताओ उसको 80 का सेटिस्फेक्शन भी उसके बजट में और 100 का सेटिस्फेक्शन भी उसके बजट में, क्या लेना चाहिए उसको, ये या ये? ऑब्वियस सी बात है, ये लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस कॉम्बिनेशन को जब वो खरीदता है, इतनी क्वांटिटी ए की और इतनी क्वांटिटी बी की, दो प्रोडक्ट हैं, दोनों की इतनी इतनी क्वांटिटी खरीदता है तो सेटिस्फेक्शन कम, लेकिन इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम किया करके इसकी क्वांटिटी को अगर वो बढ़ा देगा तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सी कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन से बेटर है और डी कॉम्बिनेशन भी बेटर है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, ये इससे हायर कर्व ये थी और इससे हायर कर्व ये हो गई, यानी यहाँ सेटिस्फेक्शन। अब इसके बाद अगर इधर जाए तो फिर लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ये वाला। क्या वो इस इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है? जा सकता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा उसके आउट ऑफ बजट, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, आउट ऑफ बजट है, तो इधर तो वो जा ही नहीं सकता। यानी जहां पर हायर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करती है वो पॉइंट कंज्यूमर का क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। जिस जगह बजट लाइन हायर इंडिफरेंस कर्व को टच करती है या हायर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है बजट लाइन पे टच करते हुए निकलती है, वही पॉइंट उसका क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन हो गई, व्हेन हायर इंडिफरेंस कर्व लाइन
टेंजेंट टू बजट लाइन और टचेज द बजट लाइन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी उसको ना तो बी कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, ना सी लेना चाहिए, ना ई, ना एफ। कौन सा लेना चाहिए? डी कॉम्बिनेशन। यही उसका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, और इस पे कई सारे एमसीक्यूज भी उसमें दिए हैं, आप उसको सॉल्व करके देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। तो थैंक यू सो मच।